फोकस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनमें किस तरह के निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए। इस तरह के फंड्स के साथ ही पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा के लिए चलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुंबई से मौजूद हैं बड़ौदा पीएनबी पारिबा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर संजय चावला जी। संजय सर, आपका मनी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार एंड धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। चलिए सर, आज हम खास तौर पे फोकस कर रहे हैं फोकस म्यूचुअल फंड्स पर। और सबसे पहले मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि फोकस म्यूचुअल फंड्स में निवेश किस तरह के निवेशकों के लिए सही होता है और क्या ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से बेहतर होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दो अलग कैटेगरी है, लार्ज कैप और फोकस फंड। फोकस फंड में ज़्यादातर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं 20 से 30 के बीच में रहते हैं, से 25 होते हैं। टिपिकल जो लार्ज कैप फंड्स रहते हैं उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जितने होते हैं 35 से 55, 60 जितने स्टॉक्स रहते हैं। यूजुअली जब हम देखने जाए फोकस फंड में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया जाता है, क्योंकि एक स्टॉक का नॉर्मल वेट जो होगा 5 से 7% का मिनिमम रहेगा, तभी जाके आपके 20 स्टॉक में पूरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो हिसाब से जो रिस्क रहेगा फोकस फंड में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, एंड जहां पर रिस्क रहेगा वहां पे ही रिटर्न बैठेगा। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है जो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं ले सकते, तो फोकस फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप देखने जाए, अगर जो फंड मैनेजर का कॉल सही हुआ तो जो अल्फा प्रोड्यूस कर सकता है फोकस फंड काफी हद तक अच्छा रह सकता है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड बेहतर रहेगा एंड वो ज्यादा स्टेडी रिटर्न प्रोवाइड करेगा। सो कंक्लूजन में अगर आप कंसंट्रेशन रिस्क देखने जाए तो फोकस फंड में ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क रहेगा कंपेयर टू अ लार्ज कैप फंड। आपके इन्वेस्टर को कौन सा चूज करना चाहिए, आई डोंट थिंक दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है। इन्वेस्टर निवेशक को वो फंड चूज करना चाहिए जो उनके रिस्क एपेटाइट के अनुसार हो। जरूरी नहीं है कि सबसे जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है वही बेस्ट फंड है। अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस फंड देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक लार्ज कैप फंड के मुकाबले अगर कोई फोकस फंड में निवेश करता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न मिलने की जो गुंजाइश है वो किसी एक लार्ज कैप फंड के मुकाबले ज़्यादा रहती है। राइट सर? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही कंक्लूजन है आपका। ओके, तो कुल मिला के हमारे दर्शकों के लिए एक जो कायदे की बात या फिर जो समझ की बात हमें सर बता रहे हैं संजय सर, वो ये है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना होगा कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, कितना जोखिम ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो फोकस फंड्स में निवेश करके आप किसी भी लार्ज कैप फंड के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न कमाने की जो गुंजाइश है वो अपने पोर्टफोलियो में किसी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप लार्ज कैप्स को छोड़ के किसी एक फोकस म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ें। अच्छा सर, आजकल पैसिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से निवेशकों के लिए इसे पोर्टफोलियो में रखना क्यों अहम है और किसी के पोर्टफोलियो में पैसिव फंड का जो हिस्सा है, अगर प्रोपोर्शन एज अ प्रोपोर्शन देखें तो वो कितना होना चाहिए? संदीप, आपने सही पकड़ा है। पिछले 2 या 3 साल में अगर आप पूरे कैटेगरी को देखें, इंस्टीट्यूशनल मनी जो है, पीएफ का पैसा सब पैसिव फंड में ही जा रहा है। रिटेल का मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है पैसिव फंड में, क्योंकि एक नई कैटेगरी है। ग्लोबली भी देखने जाए तो पैसिव कैटेगरी सबसे ज्यादा ग्रोथ की गई है। इंटरनेशनली इसलिए ग्रो किया है क्योंकि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है वो अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में आज के तारीख में बाय एंड लार्ज जो कैटेगरी ऑफ फंड्स है वो अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं।
बट रिसेंटली जो नया डेफिनेशन आया है रेगुलेटर ने, सेबी ने डिफाइन किया है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उससे एक्टिव फंड मैनेजर्स को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो जनरेट अल्फा। तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में हम देख रहे हैं कि अल्फा, एडिशनल अल्फा जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जहां जहां इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि उनका अल्फा नहीं जनरेट हो रहा कंपेयर टू द बेंचमार्क, या रिस्क लग रहा है ऐसा है, तो वहां पे पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज मुझे लग रहा है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स आफ्टर एक्सपेंसेस भी अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं, एंड निवेशकों के लिए वो काफी बेहतर सोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो संजय सर हमें बता रहे हैं कि कोई एक्टिव फंड्स में जो फंड मैनेजर्स हैं वो अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे, यानी कि किसी एक बेंचमार्क, जैसे कोई आप निफ्टी ले लीजिए या सेंसेक्स ले लीजिए, उसे अगर आप बेंचमार्क मानते हैं तो जितना रिटर्न एक पर्टिकुलर पीरियड में वो एक इंडेक्स जनरेट करता है, उसके मुकाबले वो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो पैसिव फंड्स हैं उनकी और जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखा है। सर ये तो एक ट्रेंड हो गया। दूसरा ट्रेंड अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो भी लॉन्च होते हुए दिखे हैं। आपके हिसाब से क्या रिटायरमेंट प्लान के लिए इनमें निवेश करना सही है? ऐसा किसी पुरानी स्कीम में निवेश करना ठीक है या फिर किसी एनएफओ में? अगर आप एनएफओ देखे जाए, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कंपेयर टू अ बेंचमार्क के इंडेक्स रिटर्न जो आपके पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में आपका जो भी इंडेक्स रिटर्न आएगा वो उसके अनुसार आपका रिटर्न बैठेगा। आईपीओ में कितना अलॉटमेंट होता है, क्या लिस्टिंग पे रहेगा और कैसे परफॉर्म करेगा लिस्टिंग के बाद, कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिटायरमेंट फंड का देखने जाए तो वो बेहतर रहता है कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करें, एंड रिलेटिवली जो रिस्क है उसमें कम रहेगा, क्योंकि उसमें अल्फा जनरेट होगा या नहीं होगा का सवाल ही नहीं उठता। उसमें जो भी इंडेक्स का रिटर्न आएगा वही आपको मिलेगा, तो वो बेहतर सोल्यूशन बैठता है कंपेयर टू अ एनएफओ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि किसी एक एनएफओ में पैसा लगाएं, उससे बेटर है कि आप किसी एक रिटायरमेंट प्लान में निवेश करिए, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एब्सोल्युटली, ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक है। सर किसी म्यूचुअल फंड के चयन में उसके पिछले प्रदर्शन की कितनी भूमिका हो सकती है? क्या कोई निवेशक जो है उसे सिर्फ इसी आधार पर किसी फंड में पैसा लगाना चाहिए कि उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कितना अच्छा रहा है? जो निवेशक है हमेशा इन्वेस्ट करता है फ्यूचर के लिए, एंड रेगुलेटर ने एक डिफाइन किया है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में लागू होगी कि नहीं होगी वो कुछ कह नहीं सकते। दो तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस तो देखना ही चाहिए कि कैसा है। मेरे हिसाब से आपको ये देखना है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो स्कीम का, वो कितने सालों से है, कितनी साइकिल्स देखा है, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, एंड वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। यही नहीं होना चाहिए कि जब भी तेजी का माहौल है तभी वो परफॉर्म कर रहा है, मंदी के माहौल में परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरा साइकिल है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स देखनी होगी, एंड तभी जाके निवेश करना होगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो है आपको ये देखना है कि जो एएमसी है या फंड हाउस है उसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या है, एंड वही रिस्क एपेटाइट आपके जो एपेटाइट है, जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो लागू होता है या नहीं लागू होता। तो वो हिसाब से आपको चेक करके इन्वेस्ट करना है, बट पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए। ठीक है, तो नो डाउट पास्ट परफॉर्मेंस किसी एक फंड का निवेश करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको चेक करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ संजय सर हमें बता रहे हैं कि जिस भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसका जो फंड मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कैसा है, कितना कंसिस्टेंट है, यानी कि किस तरह से उन्होंने अपने जो निवेश के डिसीजंस है वो लिए हैं, अप्स एंड डाउन्स जब मार्केट के होते हैं कितने साइकिल्स उन्होंने देखे हैं मार्केट के उतार चढ़ाव के, और साथ ही साथ जो एएमसी है जो फंड लेके आता है उसका जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो किस तरह की है, रिस्क एपेटाइट उसका क्या है,
क्या आपके रिस्क एपेटाइट से वो मैच करता नहीं करता है, ये भी फैक्टर्स को आप, इन पैरामीटर्स को भी आप ज़रूर देखिए जब आप किसी फंड का चयन करते हैं, साथ साथ इस चीज़ के कि उसका पास परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। सर, अगर हम मौजूदा मार्केट का ट्रेंड देखें तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेंड हमने मार्केट्स में बनता हुआ देखा है। एक और जहां हमने देखा कि पिछले 2 महीने में एफपीआई यानी कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनकी ओर से भारतीय बाजारों में खरीदारी हुई है, एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के जो ट्रेंड है इसके विपरीत देखने को मिले, उन्होंने पिछले 2-3 महीने से बिकवाली करना शुरू कर दिया है। तो म्यूचुअल फंड्स की ओर से जो बिकवाली हो रही है, पहली बात तो उसकी आप वजह क्या मानते हैं और उससे हमें क्या संकेत लेने चाहिए? संदीप, आपने सही पकड़ा है। पिछले 1 महीने में एफपीआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में खरीदी की है क्लोज टू $800 मिलियन। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी सेलिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो जो एफपीआई है या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो उन्होंने कंटिन्यूसली सेलिंग की है। और इसी दौरान डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बाइंग ट्रेंड पे रही थी। तो जितनी भी बिकवाली एफआईआई ने की थी उससे कई ज्यादा खरीदारी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने की है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखने जाए, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में अभी भी 10 से 11 हजार करोड़ का रेगुलर इनफ्लो आ रहा है। मेरे हिसाब से ये जो सेलिंग हुई है, जब मार्केट ऊपर तेजी में गया है, तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। मेरे हिसाब से कोई रिवर्सल नहीं है ये सब ट्रेंड का जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसलिए आई है क्योंकि इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ रेट आ रही है। शायद मेरे हिसाब से ये साल एंड शायद अगले साल भी इंडिया एज अ कंट्री will continue to show the highest GDP growth। जो जीडीपी का ग्रोथ है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रहेगा करंट 22 एज वेल एज 23 में। ठीक है, तो इंडिया में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत में लौट रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की जहाँ तक बात है तो संजय सर हमें बता रहे हैं कि पिछले करीब 10-12 महीने में म्यूचुअल फंड्स ने जमकर खरीदारी करी इंडियन मार्केट्स में, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उनकी ओर से हो रही है। कोई भी ऐसी घबराने की या चिंता की बात नहीं है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है, केवल थोड़ी सी जो मुनाफा वसूली है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर से देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये तो है हमारी म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार से जुड़ी खास चर्चा। लेकिन इसके बाद अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की और संजय सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये जो सेगमेंट है हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब सीधे एक्सपर्ट से लेते हैं। और क्योंकि संजय सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक एक करके आपके सामने ये सवाल रखता हूं जो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। सर, पहला सवाल हमें देहरादून उत्तराखंड के जगदीश पंत जी ने भेजा है, व्हाट्सएप के जरिए सवाल हम तक पहुंचा है। जगदीश जी 59 साल के हैं और पिछले करीब 20 साल से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल में ये पूछा है कि क्या अब उन्हें अपने SIP से हटकर SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम मिलेगी। वे आपसे इसलिए सलाह चाहते हैं सर। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक फॉरसाइट रखा था कि 20 साल से वो स्टेडीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उनकी जो पूंजी है काफ़ी अच्छी बढ़ गई होगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 20-25 सालों में। तो आई थिंक एक वाइज डिसीजन रहा है उनका। रहा सवाल अभी उनका कि उन्हें अभी विड्रॉ करना चाहिए या नहीं। मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो अभी रिटायर हो गए होंगे अगर सर्विस करते होंगे, या तो उनका जो कारोबार होगा थोड़ा सा स्लो हो गया होगा उनकी एज के साथ। तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, उनका जो इनकम का सोर्स शायद कम हो गया होगा, तो वो डेफिनेटली SWP से विड्रॉ कर सकते हैं। कितना विड्रॉ करना है, कौन से फंड से करना है, वो उनके रिस्क एपेटाइट पे निर्भर है और उनको कितनी आमदनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो हिसाब से वो डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हैं। जो अगर आप ट्रेडिशनल
वेल्थ प्लानिंग का हिसाब से देखे जाए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपका इक्विटी एक्सपोजर इन जनरल थोड़ा थोड़ा घटना चाहिए। तो वो हिसाब से भी उन्हें थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करके निकालना चाहिए अपना जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स है, एंड थोड़ा सेफ्टी की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, ठीक है, मतलब सेफ्टी की तरफ बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इक्विटी से एक्सपोजर कम करके डेट की साइड में बढ़ाएं, दिस इज व्हाट यू मीन टू से? जी, एक तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है इनकम की वो तो मीट करनी ही चाहिए, और थोड़ा थोड़ा उनको इक्विटी एक्सपोजर भी कम करना चाहिए। ठीक है, तो जगदीश जी आपके लिए राय है जो संजय सर हमें बता रहे हैं कि आपको आपका डिसीजन सही है कि जिस तरह से अब आपकी एज है, आपकी जो अर्निंग्स हैं जो आप कमाई करते हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी हो गई होगी, आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो पहले थी। तो उस लिहाज से आप अपनी SIP के बजाय आप SWP के ज़रिए पैसा निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। किस स्कीम से निकालना है, कितना निकालना है, ये आपकी ज़रूरत और साथ ही साथ आपका जो जोखिम लेने की क्षमता है, जो आपकी रिस्क एपेटाइट है, उसके ऊपर बेस होगा। और आपको धीरे धीरे अब इक्विटी का एक्सपोजर जो है वो कम करके डेट साइज पे जो ज़्यादा अपना एक्सपोजर है वो आपको बढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए राय सामने आ रही है। सर, मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। इंदौर की अदिति रोनियार ने ये हमें यूट्यूब चैनल के जरिए भेजा है। अदिति जी 27 साल की वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अभी नई नई निवेशक हैं। उन्होंने जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है उसके मुताबिक हाल में जब वो अपने बैंक के ब्रांच में गई थी तो उनके रिलेशनशिप मैनेजर उन्हें म्यूचुअल फंड्स की जगह यूलिप्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। इससे वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई हैं और आपसे ये जानना चाहती हैं कि बेहतर रिटर्न के लिए इन दोनों में से किस साधन में निवेश करना सही है। उन्होंने डिटेल तो नहीं बताई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने पहले से एक बीमा पॉलिसी भी ले रखी है। तो संदीप, मैं अगर देखने जाऊं इनके लिए जो सलाह होगी, यूलिप जो प्रोडक्ट है उसमें इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखने जाए, मैं हमेशा एक फैन रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सीधा इक्विटी फंड्स में डालिए, और अगर आप इंश्योरेंस या कवरेज का देखना चाहते हैं तो आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ओके। ये दोनों तरीके जो है बहुत ही एफिशिएंट है, एफिशिएंट रिटर्न के हिसाब से एंड कवरेज के हिसाब से। अगर आप कंफ्यूज है आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना कवरेज लेना है तो यूलिप बेहतर होगा। बट आइडियली मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, प्योर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए एंड प्योर टर्म प्लान लीजिए, तो वो बहुत ही एफिशिएंट वे होता है। सर, वो कंफ्यूज इस बात को लेके थी कि क्या एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूलिप को देख सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में ही जाना चाहिए, उसके बारे में बताइए कि यूलिप को वो चुने एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर नहीं। अगर हम कॉस्ट एफिशिएंसी देखने जाए तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतर सोल्यूशन है कंपेयर टू एनी हाइब्रिड जिसमें दोनों इंश्योरेंस भी हो और इन्वेस्टमेंट्स भी हो। तो वो हिसाब से डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड देखे तो वो बेहतर रहेगा उनके लिए। ठीक है, फेयर इनफ सर। अदिति जी, आपके लिए राय ये है कि ये जो यूलिप होते हैं ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का ऑप्शन मिलता है। जबकि संजय सर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई इंश्योरेंस लेना है तो आपको सीधे एक टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए, कोई इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अगर आपको निवेश करना है तो सीधे आपको इक्विटी स्कीम्स के जरिए बाजार में निवेश करना चाहिए। ये जो यूलिप है ये बीच का रास्ता, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, तो उस लिहाज से इससे आप दूर रहें। निवेश करना है तो आप सीधे इक्विटी फंड्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपना के बाजार में निवेश कर सकती हैं। सर, मैं तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। छपरा बिहार से रामतीरथ श्रीवास्तव जी ने यह सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। वो 63 साल के हैं। उनका कहना है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF, PPF, FD और फिजिकल गोल्ड जैसे कई एसेट्स के रूप में अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बना रखा है ऑलरेडी। हालांकि उन्होंने इस निवेश का जो डिटेल है वो हमारे साथ शेयर नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, इसलिए कुछ निवेश वो बंद करना चाहते हैं। रामतीरथ जी का सवाल ये है कि क्या अब उन्हें कुछ म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को रिडीम करना चाहिए या कोई और जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उनके पास पड़े हैं उनके पोर्टफोलियो में वहां से पैसे निकालने चाहिए? क्या राय होगी सर आपकी? संदीप, इनका पोर्टफोलियो देख के तो मुझे खुशी हो रही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है उन्होंने सही तरीके से लिया है।
म्यूचुअल फंड्स भी लिया है, गोल्ड ईटीएफ्स भी लिया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी किया है। आई थिंक जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है वो बहुत ही अच्छी है। मेरे हिसाब से जो रिस्क रिटर्न है वो बहुत ही सही बैठा होगा। इस समय जब उनकी बेटी की शादी हो रही है तो जाहिर है कि उनको पैसे की जरूरत होगी। तो इसमें दो तीन फैक्टर्स आपको देख के करने होंगे। एक तो जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है वो थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। दूसरा आपको ये देखना है कि अभी उनकी उम्र भी ये हो गई है 63 इयर्स की, 63 कि उनको थोड़ा सा आगे लिक्विडिटी भी चाहिएगा। तो वो एसेट रखने होंगे इनमें से जो लिक्विड है, जो बेच सकते हैं। ओके। तीसरा उनको ये भी देखना है कि उनको लेस वॉलेटाइल एसेट्स रखने हैं जिसमें ज्यादा चढ़ाव बढ़ाव नहीं हो आगे जाके, क्योंकि उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी थोड़ा कम हो गया होगा। तो वो हिसाब से वो सेल डाउन कर सकते हैं। जो ज्यादा लिक्विड है वो रख सकते हैं, जो कम लिक्विड है वो अभी निकाल के शादी का खर्चा पूरा कर सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं उनको कि उनकी बेटी की शादी हो रही है। ओके, तो राम तीरथ जी, आपको दो बातों की बधाई। पहले तो आपकी बिटिया की शादी हो रही है, उसके लिए संजय सर आपको बधाई दे रहे हैं, और दूसरा आपको इस बात के लिए भी बधाई दे रहे हैं कि आपने पोर्टफोलियो बहुत ही सही तरीके से बनाया। जो डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग एसेट क्लासेस जो आपने चुनी है, उससे संजय सर आपका पोर्टफोलियो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और इसी बात के ऊपर वो फोकस कर भी रहे हैं। जब आपको निकासी करनी है, पैसा निकालना है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन आपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त किया था, वैसा ही डाइवर्सिफिकेशन आपको अभी भी मेंटेन करना है जब आप पैसा निकाल रहे हैं, कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसे आप कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर लें। आपको फोकस क्या करना है कि अब आप ज़्यादा लिक्विड फंड्स पर फोकस करें, उस और ज़्यादा अपना जो पैसा है उसको शिफ्ट करें, क्योंकि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत हो सकती है। और आपके पोर्टफोलियो में जो लेस लिक्विड ऑप्शंस हैं उनको आप बेच दीजिए, जो लिक्विड फंड्स हैं उसको आप मेंटेन करिए। यही राय संजय सर आपके लिए दे रहे हैं। संजय सर, मैंने सही समझा ना आपके जवाब को? एब्सोल्युटली संदीप, बहुत ही सही आपने कंक्लूजन किया है। चलिए सर, इसी के साथ हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जो सवाल है वो सारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।